वीमा को कैसे व्यक्त करेंगे, कल थोड़ा सा छूट गया था पार्ट 1 में, जो कि आप बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर पढ़ रहे थे फर्स्ट सेमेस्टर का। तो आज पार्ट 2 में हम इसको लेंगे। तो यहाँ लागू बल F के बराबर है। अब बाईं ओर इस समीकरण में दो पद है। दाईं ओर यह है कि मास टाइम एक्सेलरेशन, जैसा कि आप डायनामिक्स में सीखेंगे, बल के आयाम है। यह एक व्युत्पन्न आयाम है। आप जल्दी सीखेंगे कि इसके आयाम n ठीक है। न्यूटन। कश्मीर के जो वसंत स्थिरांक है, अर्थात बल प्रति इकाई विक्षेपण x में विक्षेपण है। फिर से इसमें n के आयाम होंगे और निश्चित रूप से दाईं ओर लागू बल या बल कार्य है, तो इसका आयाम n भी है। इसलिए इस समीकरण में शामिल सभी पदों तक है। यहाँ तक कल हम कर लिए थे, आज यहाँ से स्टार्ट करते हैं। n का आयाम समान है। तो उदाहरण के लिए, जब समीकरण विमीय रूप से समरूप नहीं है तो आपको एक उदाहरण नहीं दे सकते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक पद है जिसमें न्यूटन के बल आयाम के आयाम है, और यदि आप एक और शब्द जोड़ते हैं जो वेग के अनुपात होते हैं, तो इसमें वेग के आयाम होंगे। तो ऐसा समीकरण विमीय रूप से गैर समरूप होता है। तो आपको दिखाया जा सकता है कि यह एक गलत समीकरण है जब कोई आयामी स्थिरता नहीं होती है। आपको इसमें कुछ त्रुटि की तलाश करनी चाहिए। ठीक, अब हम अगले महत्वपूर्ण विषय पर आते हैं। इकाई। मैं इस तालिका में लंबाई को कैसे माप सकता हूँ? मैं एक मीटर की छड़ लूँगा और इसे मेज के किनारे के सामने रखूँगा और देखूँगा कि मुझे इस मानक लंबाई को कितनी बार स्थानांतरित करना है, और यह तालिका की लंबाई निर्धारित करेगा। मैं जो कहना चाहता हूँ कि वह यह है कि लंबाई वगैरह जैसे बुनियादी आयामों को कुछ मानक मात्राओं या पैमानों से तुलना करके मापा जाता है, और यह तुलना इसमें हमें इकाइयाँ देती है। यदि आप अलग अलग पैमानों या अलग अलग मानकों का उपयोग करते हैं तो आपको अलग अलग इकाइयाँ मिलेगी। अब सभी बुनियादी आयामों के लिए इंजीनियरों और थीसिस ने कुछ पैमानों या मानकों को विकसित किया है, और इन पैमानों के संग्रह को इकाइयों की प्रणाली कहा जाता है। फिर से हम कह देते हैं, जो इंग्लिश मीडियम में इंग्लिश लिखे, जो हिंदी मीडियम में हिंदी लिखें। इकाइयों की मूल रूप से 3 प्रचलित प्रणालियाँ हैं। हिंदी लिखें, हिंदी। एक है एसआई इकाइयाँ, यानी अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाइयाँ हैं, या मानक अंतर्राष्ट्रीय इकाइयाँ ब्रिटिश है। जो आपको इम्पोर्टेंट लगे वो आप लिख सकते हैं कॉपी पर। इकाइयाँ और सीजीएस इकाइयाँ। भारत में हम एसआई इकाइयों का उपयोग करते रहे हैं और पूरी दुनिया में भी उन्हें स्वीकार किया जाता है। ब्रिटिश इकाइयों की सीमित अपील है, यानी ब्रिटेन या अमेरिका और कुछ अन्य देशों में ही है ब्रिटिश इकाइयों का महत्व है। वे सभी अभी भी प्रचलित है, और सीजीएस इकाइयाँ ज़्यादातर भौतिक विषयों में उपयोग की जाती है। मुझे 2 प्रकार की इकाइयों की तुलना करने दें। एक एसआई इकाइयाँ, जो दूसरी सीजीएस इकाइयाँ। एसआई इकाइयों में लंबाई को मीटर के रूप में मापा जाता है, और इसे आमतौर पर मीटर के रूप में ही लिखा जाता है। इसे आमतौर सेमी के रूप में संक्षिप्त किया जाता है। सीजीएस इकाइयों को सेंटीमीटर में भी करता है। एसआई इकाइयों में द्रव्यमान को किलोग्राम या किलोग्राम के रूप में नामित किया जाता है, और सीजीएस इकाइयों में यह ग्राम या क्या है,
तो हम आपको बता रहे हैं यह ग्राम में होता है। एसआई और सीजीएस दोनों में समय दूसरा है और आमतौर पर इसे एस के रूप में संक्षिप्त किया जाता है। तो यहाँ दूसरा और एस। यद्यपि बल एक मूल इकाई नहीं है, हम जानते हैं कि यह एक व्युत्पन्न इकाई या द्वितीयक इकाई है, लेकिन इसके महत्व के कारण हम इस तालिका में लिखेंगे। महान गणितज्ञ और भौतिक वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन के बाद एसआई इकाइयों में बल को न्यूटन के रूप में नामित किया गया है। न्यूटन के बाद एसआई इकाइयों में बल के न्यूटन को नामित किया गया, जिन्होंने यांत्रिकी के नींव में महत्वपूर्ण योगदान दिया और इसे एन के रूप में संक्षिप्त किया गया। और सीजीएस इकाइयों में बल की इकाइयाँ डाइन है, याद रखना, बल की इकाई डायन है सीजीएस में, ठीक। तो ये दो प्रणालियों, अंतर्राष्ट्रीय मानक प्रणाली और सीजीएस प्रणाली के तहत विभिन्न इकाइयाँ हैं। अब बहुत बार हमें इकाइयों की एक प्रणाली से दूसरी प्रणाली में बदलने की आवश्यकता हो सकती है। मान लें कि सीजीएस से एसआई या इसके विपरीत, या एसआई से ब्रिटिश या इसके विपरीत। अब जब मैं लिखता हूँ बल 100 न्यूटन होता है, उसके दो भाग होते हैं और सिर्फ एक संख्या है और एन इकाई है। तो इसी तरह लंबाई 1 मीटर या 0.5 मीटर हो सकती है। तो संख्या n1 है, समय इकाई है और समय लंबाई, समान लंबाई मान लीजिए यह 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर है। तो n2 100 होगा, यानी संख्या, और u2 सेंटीमीटर है। तो समीकरण n1 u1 को देखते हुए n2 u2 के बराबर है। इसका अर्थ है कि n1 बटा n2 u2 बटा u1 है, ठीक। अतः संख्याओं का अनुपात संगत इकाइयों के प्रतिलोम अनुपात के बराबर होता है और u1 के ऊपर और u2 रूपांतरण कारक कहलाता है। उदाहरण के लिए एसआई इकाइयों से सीजीएस इकाइयों में परिवर्तन होने पर सेंटीमीटर से अधिक मीटर है। फिर से हम बोल रहे हैं कि गणित का जो भी हो तो ऊपर से आप देख सकते हैं का अनुपात 100 है, या यदि मैं मीटर से एसआई इकाइयों में ब्रिटिश इकाइयों में परिवर्तित कर रहा हूँ, मीटर ओवर फुट 3 ठीक है। और इसी तरह यहाँ बल के लिए है, इसलिए रूपांतर कारकों से मदद की एक इकाई और एक प्रणाली से दूसरी प्रणाली में जाना हमेशा संभव होता है। और कई किताबें और कई टेबल उपलब्ध होते हैं जो आपको लगभग सभी भौतिक या अन्य मात्राओं के लिए इकाइयों के किसी भी जोड़े के बीच से रूपांतरण कारक देंगे। अब आइए इस पहलू या किसी अन्य प्रारंभिक अवधारणा पर चलते हैं जिसे आपने अपने पिछले पाठ्यक्रम में सीखा होगा, और मैं इसे संशोधित करने और इसे विस्तृत करने का प्रयास करूंगा। एक अदिश और एक सदिश है। अब अदिश उन्हें मात्रा का वर्णन करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, किसी अन्य जानकारी के लिए आवश्यकता नहीं होती है। अदिश का उदाहरण समय है, ठीक, याद रखना। वैसे मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि समय इस दिशा या उस दिशा में है, बस 1 घंटा या 30 सेकंड या 2.5 सेकंड या माइक्रो सेकंड होता है, काफ़ी है। दूसरी चीज़ तापमान है। दोबारा बस संख्या और इकाई या पैमाने देखें, जैसे 10 डिग्री सेल्सियस या 20। डिग्री, ऊंचाई वगैरह पूर्ण अर्थ बताने के लिए किसी अन्य जानकारी की आवश्यकता नहीं है। और इसी तरह कोण, चाहे
डिग्री हो या रेडियन यह समझने के लिए पर्याप्त है। दूसरी ओर केवल परिमाण निर्दिष्ट करने वाले सदिश पर्याप्त नहीं है। आपको आगे की जानकारी यानी डायरेक्शन देना है। तो एक वेक्टर को इसे पूरी तरह समझने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। वेक्टर मतलब सदिश। उदाहरण है, मान लीजिए वेग। हम कह सकते हैं कि एक कार का वेग 100 मीटर प्रति सेकेंड या ऐसा ही कुछ होता है। अच्छा, इसका क्या मतलब है? ठीक, आप जानते हैं कि कार कितनी दूरी तय कर रही है। मान लीजिए 10 सेकेंड या तो, लेकिन यह परिणाम होता है। मैं जानना चाहता हूँ कि यह पूर्व या पश्चिम की या दक्षिण पश्चिम या उत्तर पूर्व की ओर जा रहा है वगैरह। इसलिए अगर मैं वह जानकारी नहीं देता तो कार की आवाजाही के बारे में मेरी जानकारी अधूरी है। तो मैं कहूँगा कि एक दी गई कार इस दिशा में उस दिशा में इतनी गति से आगे बढ़ रही है। ठीक इस बिंदु से दूसरे बिंदु तक। तो यह मुझे परिभाषित करेगा, मान लीजिए पूर्व की ओर से पश्चिम की ओर, जिससे मुझे कार की गति के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। एक और बल है, ठीक है। चाहे कि मैं ऊपर की ओर और या नीचे की ओर या बगल में वगैरह बल लगा रहा हूँ, तो यह निर्दिष्ट करने के अलावा लागू बल 100 न्यूटन है। मुझे यह भी कहना होगा कि यह किस दिशा या किस तरह कार्य कर रहा है। तो वेग, बल, त्वरण वगैरह वे अधूरे हैं अगर मैं उनकी दिशा या दिशा निर्धारित नहीं करता। अब हम सदिशों को लिखते हैं। समय उन्हें कैसे निर्दिष्ट करते हैं? कई संभावनाएं हैं। एक है, आप एक प्रतीक लिखते हैं, मान लीजिए भी, और फिर एक तीर लगाते हैं जो इसे एक सदिश अदिश राशि होते हैं। कभी कभी एक तीर के बजाय कुछ लोग इसके नीचे एक बार या एक टिल्डा रखना चाहता है। या किताबों में जब इसे प्रिंट करने का सवाल होता है तो वेक्टर को बोल्ड या कैपिटल फॉन्ट में डालकर स्केलर मात्रा से अलग किया जाता है। उदाहरण के लिए यहाँ पूंजी भी दूसरों के लिए तुलना में काफ़ी बोल्ड है, तो इसे एक वेक्टर मात्रा के रूप में पहचाना जाएगा। आलेखीय रूप से हम सदिशों को एक रेखा के रूप में लिख सकते हैं। लाइन की लंबाई को ठीक से चुना जाना है। आप एक पैमाना चुनते हैं, मान लीजिए 1 सेंटीमीटर 10 न्यूटन का प्रतिनिधित्व करता है, और यदि 50 न्यूटन के बल को लिखा जाना है तो आप 5 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचते हैं और फिर दिशा को इंगित करने के लिए आप एक तीर खींचते हैं ताकि आपका विवरण पूरा हो गया है। यहाँ एक तीर है जिसकी लंबाई मात्रा के परिमाण के समानुपाती होती है और तीर की दिशा वास्तविक लागू बल या वेग के समान अर्थ में होती है। संयोग से इसे तीर का सिरा कहा जाता है और यह तीर की पूंछ है। तो टिप और पूंछ के बीच की दूरी तीर की लंबाई है जो परिमाण के समानुपाती होती है। अब सदिश राशि का वर्णन करने का तीसरा तरीका संदर्भ निर्देशांक का उपयोग करना है। उदाहरण के लिए मान लीजिए मैं 3 परस्पर लंबवत दिशाएं बनाऊंगा। ये दिशाएं 3 आयामी यूक्लिडियन स्थान का वर्णन करती है, जिसमें हम छोड़ेंगे यानी एक दिशा जिसे मैं x के रूप में केवल करूँगा, दूसरी दिशा y है और तीसरी z दिशा है।
अब एक्स वाई जेड का चुनाव मनमाना नहीं है। यह समन्वय अक्ष को लेबल करने के लिए दाहिने हाथ की पेंच प्रणाली के रूप में जाना जाता है। संयोग से एक्स वाई जेड तीनों दिशाओं को निर्देशांक अक्ष कहा जाता है। आयताकार कार्तीय निर्देशांक यह है। अब एक्स वाई जेड की लेवलिंग इस प्रकार है। एक्स से वाई तक जब मैं घुमाता हूँ तो जेड दिशा उसी अर्थ में इंगित करेगी जैसे दाएं हाथ का पेंच हिलेगा। उदाहरण के लिए यदि मैं स्क्रू ड्राइवर को घुमाता हूँ, यदि यह दाएं हाथ का स्क्रू है, यदि एक दाएं हाथ का स्क्रू चला रहा है तो एक बाएं हाथ का पेंच अगर मैं एक ही घुमाव देता हूँ तो यह नीचे चला जाएगा। लेकिन थोड़ा सा रुक जाए भाई, थोड़ा सा रुक जाए, उनको थोड़ा चेंज करना है। यह समन्वय अक्ष को लेबल करने के लिए दाहिने हाथ का पेंच प्रणाली के रूप में जाना जाता है। संयोग से एक्स वाई जेड तीनों दिशाओं को एक निर्देशांक अक्ष कहा जाता है। आयताकार कार्तीय निर्देशांक यह है। अब एक्स वाई जेड को लेवलिंग इस प्रकार है। एक्स वाई तक जब मैं घुमाता हूँ तो जेड दिशा उसी अर्थ में इंगित करेगी जैसे दाएं हाथ का पैच हिलेगा। उदाहरण के लिए यदि मैं स्क्रू ड्राइवर को घुमाता हूँ, यदि यह दाएं हाथ का स्क्रू है, यदि यह दाएं हाथ का स्क्रू चला रहा है तो स्क्रू ऊपर जाएगा। एक बाएं हाथ का पेंच अगर मैं एक ही घुमाव देता हूँ तो यह नीचे चला जाएगा। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस्तेमाल की जाने वाली परंपरा दाएं हाथ की पेंच प्रणाली है। और फिर इस त्रिआयामी स्थान में एक बिंदु P को बिंदु P एक्स वाई जेड के रूप में लेबल किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि अगर मैं एक्स एक्स के साथ दूसरी एक्स के माध्यम से जाता हूं तो मैं थोड़ा सा रुक जाइए। तो मैं y अक्ष के समानांतर y दूरी पर जाता हूँ, फिर मैं इस बिंदु के ऊपर की ओर जाता हूँ। यह एक्स वाई जेड है। फिर मैं O से शुरू कर रहा हूँ। मैं बिंदु P पर पहुँच गया हूँ तो पहले मैं x अक्ष पर जाऊँगा। तो ये फिर जेड पर जाऊँगा। यह 3 निर्देशांक है तो इस तरह निर्देशांक को समझना पड़ता है और इस तरह से राइट हैंड स्क्रू सिस्टम के अनुसार लेवलिंग करनी होती है। अब मान लीजिए एक
एक सदिश है जिसे मैंने ए बी के रूप में लिखा है, यह दिशा सदिश भी के रूप में निरूपित करता है, तब इस सदिश भी का कोई इकाई सदिश आई है में भी एक्स के रूप में लिखा जा सकता है। मैं बताता हूँ। जोड़ सदिश इकाई सदिश जे में भी जेड इकाई सदिश के में। अब ये वेक्टर क्या है? एक्स वाई जेड आयताकार कार्टेशियन समन्वय प्रणाली है, जैसा कि हमने देखा है दाहिने हाथ। फिर एक्स अक्ष के साथ मैं परिमाण के एक वेक्टर पर विचार करता हूँ। मान लीजिए यह परिमाण एक या सदिश एक का सदिश है, ठीक। यह हम इसे वेक्टर आई और यूनिट वेक्टर के रूप में लेबल करते हैं। दूसरों से अलग करने के लिए मैं इसे आई हैट के रूप में लिखूंगा। हैट हमेशा परीक्षा इसी तरह वाई अक्ष के साथ आई में इकाई परिमाण होगा वेक्टर जे टोपी और जेड अक्ष के साथ फिर से एक इकाई लंबाई का एक वेक्टर होगा जिसे मैं के टोपी के रूप में लेबल करूँगा। बोल देंगे टोपी होता है जो ऊपर में लिखा रहता है, ठीक। तो मैं टोपी जो है टोपी इकाई वेक्टर है। फिर मान लीजिए यह सदिश ए बी आई बिंदु ए बी और बिंदु बी एक्स वाई मैदान के है जो, यानी मैं लंबवत खींचता हूँ। और इसी तरह बी से मैं एक लंबवत खींचूंगा और यह वेक्टर v के प्रक्षेपण एक्स वाई मैदान पर होगा। और आगे इस प्रक्षेपण को मैं इसे ए डैश बी वी डैश के रूप में लेबल करूँगा, ठीक है। ठीक है। और फिर मैं एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर ए डैश बी डैश के अनुमानों को आकर्षित कर सकता हूँ। उदाहरण के लिए फिर से मेरे पास वाई अक्ष पर समान होगा। तब यह प्रक्षेपण भी एक्स है और यह प्रक्षेपण भी वाई है, ठीक। तो मेरे पास एक एक्स अक्ष पर एक प्रक्षेपण वी एक्स है, दूसरा प्रक्षेपण वाई अक्ष पर है। यह एक्स अक्ष के अनुदिश सदिश भी के अवयव और वाई अक्ष के अनुदिश घटक है। इसी प्रकार जेड अक्ष पर ए बी का प्रक्षेपण खींचने के लिए आपके पास सब कुछ होगा। मुझे इस दिशा को विस्तार करना होगा, इसके लिए भी जेड होगा। तो यह है कि किसी दिए गए वेक्टर v के सभी तीन घटक कैसे प्राप्त किए जाते हैं, और यह देखना बहुत
आसान है कि पाइथागोरस प्रमेय द्वारा प्रक्षेपण a डैश b डैश की लंबाई पाइथागोरस प्रमेय bx वर्ग प्लस का उपयोग करके bx और by से प्राप्त की गई है। by वर्ग पूरे घटक है और जिनके पास आपके पास a डैश b डैश है तो इसे घटक bz के साथ जोड़ा जा सकता है। तो एक डैश b डैश स्क्वायर प्लस bz स्क्वायर मुझे अंतिम वेक्टर ए बी देगा। तो दूसरे शब्दों में सदिश ए बी की लंबाई bx वर्ग जोड़ by वर्ग जोड़ bz वर्ग। पूर्ण जड़ के नीचे है और इसे सदिश b के निरपेक्ष मान या परिमाण के रूप में लेबल किया जाता है। ठीक है, तो v के परिमाण मूल के नीचे सभी तीनों घटक के वर्गों का योग है। अब हम सदिश विश्लेषण में एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू अर्थात सदिश बीजगणितीय से प्रारंभ करते हैं। वेक्टर बीजगणित कुछ गणितीय कार्यों से जैसे जोड़, घटाव, गुणा वगैरह से संबंधित है। सदिशों के लिए इस प्रयोजन के लिए हम दो सदिशों पर विचार करेंगे। एक वेक्टर b है, इसके घटक bx, by, b और bz है। तो तदनुसार इसे bx i यूनिट वेक्टर by टाइम्स j यूनिट वेक्टर bz टाइम्स k n यूनिट वेक्टर है जो दूसरा वेक्टर u वेक्टर है जो इसे ux i यूनिट वेक्टर uy j यूनिट वेक्टर uz k यूनिट वेक्टर के रूप में लिखा जाता है। अब हम इन गणितीय संक्रियाओं पर विश्लेषणात्मक और ज्यामितीय निरूपण से के दृष्टिकोण से चर्चा करेंगे। आइए पहले सदिश की बीजगणित को लें। वेक्टर का जोड़ दो वेक्टर u प्लस वेक्टर v योग वेक्टर w है और इसे uxi प्लस uyj प्लस uzk प्लस uxi प्लस vxi प्लस pyj प्लस bz के रूप में लिखा जाता है। आप उनके संगत घटकों में जोड़ते हैं जो कि ux प्लस vx है। यह vx है। i यूनिट वेक्टर प्लस uy प्लस byj यूनिट वेक्टर प्लस uz प्लस bz के यूनिट वेक्टर यानी अलग अलग घटकों को जोड़ा जाता है ताकि वेग योग वेक्टर में घटक wx होंगे जो ux प्लस bx के बराबर है। wyu बराबर है से uy प्लस by wz बराबर uz प्लस bz है। तो योग सदिश है